क्लास सेकेंड ईयर चैप्टर 11 केमिकल इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान का एक टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पेंट्स। आज हम दूसरा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, डिटर्जेंट्स। अगर हम डिटर्जेंट्स की डेफिनेशन को देखें तो डिटर्जेंट्स ऑलमोस्ट आपके पास सोप की तरह होते हैं, ठीक है, लेकिन सोप नहीं होते। सोप नहीं है लेकिन काम सोप वाला कर रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं सोपलेस क्लिनजिंग एजेंट्स। एक पार्ट तो ये हो गया डेफिनेशन का। कंसिस्ट किस पे करते हैं? इनके पास कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, एक सॉल्टी पार्ट होता है, प्लस उसके साथ एक चेन जुड़ी हुई होती है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। सोपलेस क्लिनजिंग एजेंट का मतलब है वो सोप की तरह है लेकिन सोप नहीं है, काम सोप का ही कर रहे हैं लेकिन सोप नहीं है। कंसिस्ट किस पे कर रहे हैं? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स पे कंसिस्ट कर रहे हैं। अभी ये स्ट्रक्चर के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन से पार्ट को आप सॉल्टी पार्ट कह रहे हैं और कौन से पार्ट को आप लॉन्ग चेन कह रहे हैं। इस स्ट्रक्चर के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक हाइड्रोफोबिक और एक हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो का वर्ड जहां कहीं भी आएगा आप समझ लीजिएगा कि इसके मीनिंग होते हैं वाटर। फोबिक के मतलब होते हैं रिपेलिंग या फिर हेटिंग। ये वो पार्ट है जो कि वाटर से दूर जाएगा। अब वाटर से दूर कहाँ जाएगा? वो केमिकल जो कि वाटर के ऑपोजिट होगा, जैसे ऑयल और वाटर एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, जैसे वाटर और ग्रीस एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। किसी भी उस केमिकल की तरफ मूव करेगा जो कि वाटर से ऑपोजिट प्रॉपर्टीज रखता हो, उसे हम कहेंगे हाइड्रोफोबिक। अब हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो का मतलब अगेन वाटर और फिलिक का मतलब होता है अट्रैक्टर या फिर लवर। ये वो पार्ट है जो कि वाटर की तरफ मूव करेगा। डिटर्जेंट के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक वो पार्ट जो कि वाटर की तरफ मूव करता है और एक वो पार्ट जो कि वाटर से दूर भागता है। सबसे पहले हम हाइड्रोफोबिक पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या है? हाइड्रोफोबिक पार्ट के अंदर लॉन्ग चेन्स ऑफ हाइड्रोकार्बन होती हैं। लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन का मतलब है एक लंबी सी चेन है जिसके अंदर सिर्फ दो ही चीजें आपको नजर आएंगी, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन। इसे आप कहेंगे लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, विच इज नॉन पोलर इन नेचर। वो नॉन पोलर होगी। नॉन पोलर का मतलब होगा कि आपके पास कोई पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स नहीं होंगे। इस हाइड्रोकार्बन की चेन के अंदर आपको कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस नजर नहीं आ रहे होंगे। ठीक है, अब क्योंकि ये खुद नॉन पोलर है तो अट्रैक्ट भी किसे करेगा? नॉन पोलर को। मैंने आपको बताया था स्टार्ट में कि ये वाटर से ऑपोजिट चीजों को अट्रैक्ट करेगा, वाटर से दूर भाग रहे हैं ना, तो जो भी चीजें वाटर से ऑपोजिट प्रॉपर्टीज रखती हैं उनकी तरफ जाएगा, जैसे ऑयल हो गया, जैसे ग्रीस हो गया, उन्हें अट्रैक्ट करेगा। उसके बाद हाइड्रोफोबिक पार्ट को आप ऑब्टेन कहाँ से करते हैं? हाइड्रोफोबिक पार्ट आपको मिलता है कहाँ से? पेट्रोलियम से मिलता है। पेट्रोलियम एक ऑयल है, मिक्सचर ऑफ ऑयल है, जो कि आपको जमीन से मिल रहा होता है। जमीन से कह लीजिए, चट्टानों से कह लीजिए, यहाँ से आपको मिल रहा होता है। हाँ, लेकिन पेट्रोल और पेट्रोलियम दो एक अलग अलग चीजें हैं। आप ये जरूर कह सकते हैं कि पेट्रोल इज वन ऑफ द कॉम्पोनेंट ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम एक मिक्सचर है, उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिनमें से एक पेट्रोल होता है। ठीक है, तो यहाँ हम पेट्रोल की बात नहीं करें, हम पेट्रोलियम की बात करें। हाइड्रोफिलिक पार्ट पे आ जाइए। हाइड्रोफिलिक पार्ट वो पार्ट था जो कि वाटर की तरफ मूव करता है। हाइड्रोफोबिक पार्ट किस पे कंसिस्ट कर रहा है? आयोनिक ग्रुप्स पे। देखिए, आयोनिक ग्रुप्स का मतलब होता है कि वो ग्रुप, वो केमिकल जिसमें आपको पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस नजर आएंगे। ठीक है, जैसे सल्फोनेट हो गया, जैसे सल्फेट हो गया, जैसे क्वाटनरी अमोनियम ग्रुप्स। अच्छा देखिए, नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे R4 लिखा हुआ है। R4 का मतलब है इस नाइट्रोजन के साथ चार तरफ कार्बन की चेन अटैच है। इस R का मतलब होता है चेन ऑफ कार्बन। ठीक है, अगर हमें कार्बन की अमाउंट नहीं पता होती कि भाई जो कार्बन की चेन है उसके अंदर एक कार्बन है, उसके अंदर 10 कार्बन है, उसके अंदर 10,000 कार्बन है, उसके अंदर कितने कार्बन हैं, तो जब हमें अमाउंट नहीं पता होती या हम जर्नल बात कर रहे होते हैं तो फिर हम R से उसे शो करते हैं। ठीक है, इस R को आप अल्काइल ग्रुप पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम जर्नल बात कर रहे हैं, वो कार्बन कितने भी हो सकते हैं एक चेन के अंदर। सो जब भी नाइट्रोजन के साथ कार्बन की एक चेन होती है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा होता NR1, अब आप इसे क्या कहते हैं? प्राइमरी अमोनियम ग्रुप। ठीक है, या फिर प्राइमरी अमाइन। फिर अगर आपके पास यहाँ पे दो R होते तो आप इसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी। इसी तरह से अगर R3 होते तो आप इसे क्या कहते हैं? टर्शरी। और अगर R4 होते हैं तो फिर हम इसे क्या कहते हैं? क्वार्टनरी। ठीक है, सिंगल के लिए हम प्राइमरी कहते हैं, डबल के लिए हम सेकेंडरी कहते हैं, ट्रिपल के लिए हम टर्शरी का वर्ड यूज करते हैं और फोर के लिए हम क्वार्टनरी का वर्ड यूज करते हैं। फिर उसके बाद आ जाइए, हाइड्रोक्साइल ग्रुप भी हो सकता है। हाइड्रोक्साइल के लीजिए, हाइड्रोक्साइड के लीजिए, एक ही बात है। या फिर इसके अलावा कोई अदर ग्रुप भी हो सकता है। सो अब आयोनिक ग्रुप्स बहुत सारे हैं, ज्यादातर हमें इसमें से जो है वो सल्फेट मिलता है।
ठीक है, तो इनमें से कोई भी ग्रुप हो सकता है, ये ग्रुप्स आपको याद करने हैं। अब उसके बाद इम्पॉर्टेंट ये है कि ये आयनिक ग्रुप आपके पास आता कहाँ से। भाई देखिए फॉर एग्जांपल आपको क्या चाहिए, इसमें से सल्फेट चाहिए, SO4 चाहिए। अब आपको पता है कि SO4 मुझे अगर चाहिए तो मुझे कोई भी ऐसा कंपाउंड लेना पड़ेगा जिसके अंदर SO4 आता हो, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का अगर हम फॉर्मूला देखें तो क्या होता है, H2SO4। तो अगर मुझे सल्फेट चाहिए तो मैं H2SO4 ले सकता हूँ और उससे मुझे सल्फेट ग्रुप मिल जाएगा। अब आप डिटर्जेंट को प्रिपेयर कैसे करेंगे, आपको देखें दो चीजें चाहिए थी, एक हाइड्रोफोबिक पार्ट। हाइड्रोफोबिक पार्ट किस पे कंसिस्ट करता है, हाइड्रोकार्बन की चेन पे, ये आप बढ़ चुके हैं। और ये हाइड्रोकार्बन की चेन है वो ऑब्टेन कहाँ से करेंगे, पेट्रोलियम से। इसका मतलब आधे डिटर्जेंट का पार्ट आप पेट्रोलियम से ले रहे हैं और आधे डिटर्जेंट का पार्ट आप सल्फ्यूरिक एसिड से ले रहे हैं, जिससे आपको सल्फेट मिलेगा। यहाँ स्ट्रक्चर पे आ जाइए, ये देख रहे हैं आप CH3। अगर मैं कर्सर से आपको शो करूं तो देखें CH3 है, CH2 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 CH2। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कितनी CH2 बनाए। जब आप एग्जाम के अंदर भी डायग्राम बना रहे हो, ये स्ट्रक्चर बना रहे हो, तो आपकी मर्जी है कितने भी CH2 लगा दें, इससे कुछ नहीं होगा। सो यहाँ पे देख रहे हैं लॉन्ग चेन है, ठीक है, लॉन्ग चेन है और लॉन्ग चेन सिर्फ किस पे कंसिस्ट कर रही है, कार्बन और हाइड्रोजन पे, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। और ये आपके पास कौन सा पार्ट था, हाइड्रोफोबिक का, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो किस में डिसॉल्व होगा, ऑयल के अंदर। ये तो मैंने आपको बताया था कि वाटर हीटर है तो वाटर से दूर जाएगा, ऑयल या ग्रीस को अट्रैक्ट करेगा। और यहाँ पे आ जाइए, ये सल्फेट ग्रुप है OSO3, इसका मतलब SO4 हो गया। सो ये आपके पास सल्फेट ग्रुप है, इसे आप सल्फ्यूरिक एसिड से प्रिपेयर करेंगे। सो ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है, इसके साथ नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए हमने कोई ना कोई पॉजिटिव यहाँ पे यूज किया है। इसी कंपैरिजन में अगर मैं सोप को देखूं तो देखें हाइड्रोफोबिक पार्ट बिल्कुल सेम होता है, डिटर्जेंट का या सोप का हाइड्रोफोबिक पार्ट बिल्कुल सेम होता है। लेकिन हम हाइड्रोफिलिक पार्ट देखें तो हाइड्रोफिलिक पार्ट के अंदर यहाँ पे एक नया ग्रुप होता है जिसे हम कहते हैं COONA, ठीक है, ये एक नया ग्रुप है। इसकी वजह से दोनों की प्रॉपर्टीज आपस में चेंज हो रही होती हैं। अब हम कोशिश हम यही करते हैं कि अब हम सोप को यूज ना करें, अब हम डिटर्जेंट को यूज करें। उसकी रीजंस अभी हम आगे जाके देखेंगे। अच्छा, ये जो ग्रुप है COO वाला, ये एक ईस्टर ग्रुप है। ईस्टर अभी आप पढ़ेंगे कि ईस्टर होता क्या है चैप्टर 9 के अंदर, कि ईस्टर को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, ईस्टर की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ईस्टर की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ईस्टर के यूजेस क्या है, ईस्टर की इंट्रोडक्शन क्या है, डेफिनेशन क्या है। तो ये सब आप अभी 9 चैप्टर में पढ़ेंगे कि ईस्टर होता क्या है। बहरहाल मैंने आपको बता दिया, डिटर्जेंट के अंदर हम मेनली सल्फेट ग्रुप को यूज करते हैं, जबकि सोप के अंदर हम ईस्टर ग्रुप को यूज करते हैं। क्लीनिंग एक्शन पे आ जाइए। देखिए क्लीनिंग एक्शन अगर आप गौर से सुन रहे थे तो थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए एक वॉशिंग मशीन है, उस वॉशिंग मशीन के अंदर आपने पानी भरा, ठीक है, और आपने कपड़े डाल दिए जिसके अंदर ऑयल लगा हुआ था। अब आप ऊपर से डिटर्जेंट डालेंगे। डिटर्जेंट डालने का मतलब आप उसमें एरियल डाल रहे हैं या सर्फ एक्सेल डाल रहे हैं, आप उसमें कोई ऐसा केमिकल डाल रहे हैं, ठीक है, वो डिटर्जेंट है। अब होगा क्या, आपको पता है कि एरियल या सर्फ एक्सेल के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक हाइड्रोफोबिक और एक हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक पार्ट क्या करेगा, उस डिटर्जेंट को ईज प्रोवाइड करेगा कि वो डिटर्जेंट वाटर में डिसॉल्व हो जाए, ठीक है। तो हाइड्रोफिलिक पार्ट का ये मतलब ये हाइड्रोफिलिक पार्ट का काम ये है कि वो आपके सर्फ को वाटर के अंदर डिसॉल्व करवा देगा। प्लस हाइड्रोफोबिक पार्ट पे आ जाइए। हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या करेगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट आपके कपड़ों के अंदर जो ग्रीस लगी हुई है या ऑयल लगा हुआ है या डर्ट लगी हुई है उसको डिसॉल्व करेगा या उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। तो जब वो उसमें डिसॉल्व हो जाएगा तो आपके क्लॉथ से रिमूव हो जाएगी ग्रीस, ठीक है। सो क्लीनिंग एक्शन बिल्कुल आसान सा है। ग्रीस इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, द हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ डिटर्जेंट डिसॉल्व्स इन ग्रीस। ये आपको ऑलरेडी पता है कि जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा वो ग्रीस के अंदर या ऑयल के अंदर डिसॉल्व होता है, जबकि हाइड्रोफिलिक पार्ट डिटर्जेंट का किसमें डिसॉल्व होता है, वाटर के अंदर। सो हाइड्रोफिलिक पार्ट ऑफ द डिटर्जेंट डिसॉल्व्स इन वाटर सो दैट स्लाइट एजिटेशन। स्लाइट एजिटेशन का मतलब है आप हल्का सा उसे रगड़ेंगे या हिलाएंगे तो रिमूव्स द ग्रीस एंड इट कैरीड अवे विद द वाटर अलोंग विद द डर्ट। वो कह रहा है आप इसे हल्का सा रगड़ेंगे या हिलाएंगे तो क्या होगा, जितनी भी ग्रीस है वो रिमूव हो जाएगी, ठीक है, जैसे जैसे वाटर उसमें से रिमूव होगा। तो वो कह रहे हैं पानी के साथ साथ आराम से उसमें से ग्रीस निकल जाएगी जब आप डिटर्जेंट यूज करेंगे और हल्का सा उसे एजिटेट करेंगे। एजिटेट का मतलब है आप उसे हिला रहे हैं या फिर रगड़ रहे हैं। तो सिंपल सा क्लीनिंग एजेंट एक्शन है इसका। एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस को भी देख लेते हैं। एडवांटेजेस क्या है कि डिटर्जेंट आपके पास दो फॉर्म्स में अवेलेबल होता है, एक वॉशिंग पाउडर की फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, ठीक है, और वॉशिंग लिक्विड्स में भी होता है।
दोनों आते हैं, वॉशिंग लिक्विड्स भी आते हैं, वॉशिंग पाउडर भी आते हैं। अच्छा, एक चीज होती है हार्ड वाटर और एक चीज होती है सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर वो वाटर होता है जिसे आप पी सकते हैं, ठीक है। हार्ड वाटर वो वाटर होता है जिसमें ऐसी इम्प्योरिटीज होती हैं जिसकी वजह से आप उसे पी नहीं सकते। सो एक वाटर है, अगर वो अनफिट है आपके पीने के लिए, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, तो आप उसे हार्ड वाटर कहते हैं। और एक वाटर अगर फिट है ड्रिंकिंग पर्पस के लिए तो आप उसे सॉफ्ट वाटर कहते हैं, ठीक है। अब पानी के अंदर हार्डनेस आती किस वजह से, ये आपने पढ़ा होगा 9th क्लास की सेकंड बुक के अंदर, चैप्टर नंबर 11 हाइड्रोजन के अंदर। हार्ड वाटर आपके पास क्यों फॉर्म हो जाता है, क्योंकि आपके पास कैल्शियम और मैग्नीशियम की कुछ इम्प्यूरिटीज उसके अंदर आ जाती हैं। अब हमारा टॉपिक ये नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, कैल्शियम और मैग्नीशियम की सल्फेट्स और क्लोराइड्स, इसका मतलब कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये 4 केमिकल्स हैं जिसकी वजह से वाटर के अंदर परमानेंट हार्डनेस कॉज होती है, ठीक है। लेकिन डिटर्जेंट क्या है, ये जो कंपाउंड्स हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, तो ये इसको आपस में डिसॉल्व करवा लेता है, सॉल्युबल होता है इसके साथ। इसका मतलब जब आप कपड़ों को खारे पानी में भी धोएंगे, ठीक है, तो भी डिटर्जेंट काम करेगा। वरना आप सोप को ले लीजिए, आप सोप को धोना शुरू कीजिए, जब आप सोप यूज करते हैं खारे पानी में तो आप देखेंगे कि सोप कटना शुरू हो जाएगा और सोप नीचे बैठ जाता है जाके। अभी मैं डायग्राम से भी आपको दिखा देता हूँ। जब आप खारे पानी के अंदर साबुन को यूज करते हैं तो खारे पानी के अंदर साबुन जो है वो डिसॉल्व नहीं होता, झाग नहीं बनाता, बल्कि कटना शुरू हो जाता है, नीचे बैठ जाता है, उसे हम कहते हैं स्कम। जबकि हार्ड वाटर ऐसा नहीं करता। हार्ड वाटर क्यों ऐसा नहीं कर, डिटर्जेंट ऐसा क्यों नहीं करता, क्योंकि डिटर्जेंट जो है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम को जो है वो सोलेबलाइज कर लेता है। डिसएडवांटेज पे आ जाइए, जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन की चेन है जिसे हम पेट्रोलियम से या फिर फैट और ऑयल से डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। ज्यादातर हम सोप के केस में फैट और ऑयल से करते हैं और डिटर्जेंट के केस में हम पेट्रोलियम से करते हैं, ठीक है। अब जाहिर है बात है, जब आप डिटर्जेंट यूज कर रहे हैं तो डिटर्जेंट के झाग भी निकल रहे हैं, और झाग कहाँ जा रहे हैं, वो वेस्ट होके नालियों में जा रहे हैं, ठीक है। नालियों में जाने के बाद वो आगे जाके समंदर में मिल रहे हैं। अब समंदर में जब वो मिल रहे हैं तो उसे जानवर खा रहे हैं, मछलियां खा रही हैं, जो भी खा रहे हैं, तो वो उनके पेट में जा रहा है, उनके पेट में जाने के बाद टॉक्सिसिटी कॉज कर रहा है, ठीक है। क्योंकि समंदर में जाने के बाद या नालों में जाने के बाद ये जो हाइड्रोकार्बन की चेन है वो बैक्टीरिया से ब्रेक नहीं होती। अभी आपने देखा था कि कुछ टाइम पहले शॉपर पे पाबंदी लग गई थी, उसकी वजह ये थी कि जो शॉपर होता है, जो प्लास्टिक होती है, वो बैक्टीरिया खा नहीं सकता, ठीक है। जब वो बैक्टीरिया खा नहीं सकता तो वो एज इट इज ऐसी रहेगी, जब वो एज इट इज ऐसी रहेगी तो वो कंटिन्यूअसली पॉल्यूशन कॉज कर रही होगी। एक केमिकल है, आप उसे यूज करके फेंक देते हैं, कुछ टाइम के बाद बैक्टीरिया उसे खत्म कर देते हैं, तो वो आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि वो पॉल्यूशन एक वक्त के लिए, उसके बाद वो खत्म हो जाएगी चीज। तो शॉपर सिर्फ वो अलाउ थे, ऐसे शॉपर्स अलाउ थे जिनको बैक्टीरिया खा सकती थी। बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल वो केमिकल्स होते हैं या वो थिंग्स होती हैं जिन पे बैक्टीरिया अटैक करते हैं या फंगस अटैक करते हैं, तो फिर वो चीजें जो है वो डिकम्पोज हो जाती हैं। तो वो सिर्फ वो शॉपर्स अलाउ थे जो कि बायोडिग्रेडेबल थे, ठीक है। तो क्योंकि बैक्टीरिया इस पर अटैक नहीं कर सकता है, जब बैक्टीरिया अटैक नहीं करेगा तो ये हाइड्रोकार्बन की चेन ब्रेक नहीं होगी। और ये हाइड्रोकार्बन की चेन जब कभी खत्म ही नहीं होगी तो समंदर में ही रहेगी, और समंदर में रहने के बाद मछलियों को अफेक्ट करेगी। मछली हाइड्रोकार्बन की चेन को खाएंगे और देन आप मछली को खाएंगे, तो पूरी फूड चेन जो है वो खराब हो जाएगी, अल्टीमेटली कोई ना कोई डिजीज कॉज कर देगी आपको। अब सिंपल सा क्वेश्चन है कि व्हाई डिटर्जेंट्स बेटर क्लीनिंग एजेंट देन सोप, डिटर्जेंट बेटर क्लीनिंग एजेंट क्यों है सोप से। सिंपल सा पॉइंट है, आपको ऑलरेडी पता है कि डिटर्जेंट जो है वो हार्ड वाटर में कटता नहीं है, स्कम फॉर्म नहीं करता, लेदर ही फॉर्म करता है, झाग ही बनता है, अभी मैंने आपको बताया था। सो डिटर्जेंट्स आर बेटर क्लीनिंग एजेंट देन सोप बिकॉज इट डज नॉट प्रोवाइड स्कम इन हार्ड वाटर, ठीक है। हार्ड वाटर इफेक्ट, जब हम खारे पानी में से यूज करते हैं डिटर्जेंट को तो ये कटता नहीं है, नीचे नहीं बैठता बल्कि डिजोल्व हो जाता है। जबकि साबुन को अगर हम देखें, सोप को अगर हम देखें, तो सोप जो है खारे पानी में कटना शुरू हो जाता है और नीचे बैठ जाता है। सोप खारे पानी में कभी भी झाग नहीं बनाता। अब वो डिपेंड करता है कि साबुन जो आपके पास वाटर है वो कितना खारा है, कितना हार्डनेस है उसके अंदर। अगर उसके अंदर हार्डनेस ज्यादा है तो फिर वो कभी भी स्कम फॉर्म नहीं करता, जबकि डिटर्जेंट जो है वो स्कम फॉर्म कर लेता है। दूसरा, इट इज एप्लीकेबल इन बेसिक अल्कलाइन और न्यूट्रल मीडियम। अगर आप सोप को यूज करते हैं एसिडिक मीडियम के अंदर, एसिडिक मीडियम का मतलब आपके वाटर के अंदर कुछ एसिडिक कंटेंट है या बेसिक कंटेंट है, तो फिर सोप काम नहीं करता।
लेकिन अगर हम डिटर्जेंट को एसिडिक मीडियम में यूज करें, चाहे आप डिटर्जेंट को बेसिक मीडियम में यूज करो, डिटर्जेंट जो है वो अपना काम कर रहा होता है, अपना इफेक्ट दे रहा होता है। ठीक है। अब सोप आपके पास लिक्विड फॉर्म में नहीं आता, पाउडर फॉर्म में नहीं आता, एक सॉलिड फॉर्म में आता है, कॉम्पैक्ट सॉलिड फॉर्म में आता है, जबकि आपके पास जो डिटर्जेंट है वो पाउडर फॉर्म में आता है और लिक्विड फॉर्म में आता है। ये देखिए, अगर हम सोप की बात करें, ठीक है, तो ये देख रहे हैं, ये डायग्राम अगर आप देखें, एक मिनट, ये डायग्राम अगर आप देख रहे हैं, ये वाली जिसमें मैं टिक कर रहा हूँ अभी, सो ये सॉफ्ट वाटर की डायग्राम है। अगर मैं सॉफ्ट वाटर के अंदर, मतलब मीठे पानी के अंदर अगर मैं साबुन यूज करता हूँ तो देखें झाग बन रहे हैं, जबकि अगर आप खारे पानी के अंदर साबुन को यूज करते हैं तो देख रहे हैं आप, कोई झाग नहीं बन रहे। देखें, कटना शुरू हो गए, कहीं पे भी कोई झाग नहीं बने, ये आपके पास कटना शुरू हो गया साबुन, और आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे बैठ जाता है। ठीक है, बस यहाँ पे हमारा टॉपिक एंड हो गया। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक तो आपके पास क्वेश्चन ऐसे आता है कि राइट अ नोट ऑन डिटर्जेंट, तो उसमें आपने क्या करना है, आपने डिटर्जेंट की डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, आपने डिटर्जेंट की डेफिनेशन लिखने के बाद आपने डिटर्जेंट का स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है। पहले तो आपने बताना है कि डिटर्जेंट के दो पार्ट्स होते हैं, देन आप बताएंगे हाइड्रोफोबिक पार्ट के अंदर क्या क्या होता है, या हाइड्रोफोबिक पार्ट को आप कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, देन आप हाइड्रोफिलिक पार्ट को डिस्क्राइब करेंगे। जब ये डिस्क्राइब आप कर देंगे तो आप आखिर में डिटर्जेंट का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये काम हो गया जब आपके पास क्वेश्चन आएगा राइट अ नोट ऑन डिटर्जेंट के ऊपर। अगर आपके पास क्वेश्चन आ रहा है ऐसे है कि डिस्क्राइब द क्लीनिंग एक्शन ऑफ डिटर्जेंट्स, तो ये क्वेश्चन आपके पास 1 मार्क के लिए आता है, और इसमें आप वो जो हेडिंग मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई थी वो आप पूरी हेडिंग एज इट इज उतार देंगे। फिर उसके बाद एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मुझे नहीं याद कि कभी एग्जाम के अंदर आया है, सो बस इन्हीं 2 तरीकों से पेपर के अंदर आपसे पूछा जाता है। और एक आध दफा क्वेश्चन आ गया था कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, तो इसलिए मैंने सोप का स्ट्रक्चर भी इसमें इंक्लूड कर दिया है। सो ये क्वेश्चन भी 1 से 2 मार्क का है, तो उसमें आपने सिर्फ स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। अगर वो आपसे सिर्फ ड्रॉ करने के लिए कह रहा है तो फिर आपने सिर्फ ड्रॉ करना है, और अगर वो आपसे एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा है तो देन आपने उसे बताना भी है, और फिर आपने आखिर में डायग्राम भी बतानी है। तो ये टोटल 3 तरीके हो गए जिसकी तरह जिससे आपके पास क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम के अंदर। इंडस्ट्रीज आपके पास मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इंडस्ट्रीज एग्जाम के अंदर आ जाती हैं तो आप कोई भी नाम लिख दीजिए, जैसे बोनस हो गया, सर्फ एक्सेल हो गया, एरियल हो गया, सनलाइट हो गया, जो भी आपके घरों में आते हैं आपको पता ही होंगे, तो वो आप नाम लिख सकते हैं।